हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की थ्योरी का पार्ट सेकंड। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो देखिए, इस चीज को हम लोग ने पिछले वाली क्लास पर भी देखा था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स दोनों के मिलाकर जो वेटेज है अराउंड 5% है। जिसमें से कि हम लोग ने जो सॉलिड वाला पार्ट है वो पहले ही कर लिया था। अब जो फ्लूइड वाला पार्ट है उस पे भी फ्लूइड डायनेमिक्स वाला जो पार्ट है उसको मेनली आज हम लोग कवर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, स्टोक्स लॉ क्या है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे यूज की जाती है, एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड, बर्नौलीज प्रिंसिपल, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस प्रेशर ओवर अ लिक्विड फिल्म, कैपिलरी राइज और कैपिलैरिटी। तो इन सभी चीजों को हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, विस्कोसिटी से क्या मतलब है। वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, जिसकी वजह से अगर हम फ्लूइड को ये माने कि वो कुछ लेयर्स से मिलकर बना है, तो जो कंसेक्यूटिव लेयर्स होती हैं, वो उनके बीच रिलेटिव मोशन को अपोज करती हैं। तो यहां पर होता कुछ इस तरीके से है कि अगर एक पाइप है या कोई एक ऐसी जगह है जहां पर पानी फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लिक्विड है, कुछ है, तो हम उसको मानते हैं कि वो लेयर वाइज उस पे ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर इस तरीके से फ्लो है उस पे। तो फोर्स बिटवीन लेयर्स अपोजिंग द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। वो जो प्रॉपर्टी है वो हो गई विस्कोसिटी, और जो उस पे फोर्स लगता है, जो एक लेयर दूसरे लेयर को रोकती है, वो फोर्स कहलाता है विस्कस फोर्स। तो अगर हम इस पे मानते हैं कि इफ देयर आर टू फ्लूइड लेयर, ठीक है, यहां पर क्या है कि एक कोई फ्लूइड है, उस फ्लूइड में हमने 2 लेयर्स कंसीडर करी, जिनका की सरफेस एरिया ए है और वेलोसिटी ग्रेडियंट डीवी बाई डी आर है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट से क्या मतलब है, ये समझ लीजिए। वेलोसिटी ग्रेडियंट से मतलब है कि अगर आप आर डायरेक्शन पर जा रहे हो या आप मूव कर रहे हो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, तो हर एक लेयर की जो वेलोसिटी है वो कैसे बदल रही है। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें, वो लेयर जो बॉटम सरफेस से जुड़ी हुई है उसकी वेलोसिटी 0 है। इसके जस्ट वाले की जो वेलोसिटी होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसके ऊपर वाली की थोड़ी और ज्यादा, उसके ऊपर वाली की थोड़ी और ज्यादा, उसके ऊपर वाली की थोड़ी और ज्यादा, इस तरीके से करते-करते ऊपर तक वी हो गई। तो अगर हम इसका एक वेलोसिटी ग्रेडिएंट निकालना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है कि v डिवाइडेड बाय L। तो पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द दिस लेयर, जो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ है वो कितनी है वो हमें पता चल जाती है, वही उसका वेलोसिटी ग्रेडिएंट कहलाता है। सो अगर आपको सरफेस एरिया पता है लेयर का और जो वेलोसिटी ग्रेडिएंट है वो पता है, तो F बराबर होता है माइनस ईटा ए डीवी बाई डी आर, जहां पर जो ईटा है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड। तो ये जो ईटा है वो F, A, dV बाई डी आर इन सब पर डिपेंड नहीं करती है। वो यहाँ पर बिहेव करता है एज़ अ कांस्टेंट। ये जो ईटा है इट बिहेव्स हियर एज़ अ कांस्टेंट, यानी कि ये F, A, dV बाई डी आर इन सब पर डिपेंड नहीं करेगी। ईटा प्रॉपर्टी है किसी फ्लूइड की, जो कि बताता है कि उसपे कितनी विस्कोसिटी है। जो एसआई यूनिट होती है विस्कोसिटी की, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग पास्कल सेकंड या पॉइजली भी लिखते हैं। अब बात आती है टर्मिनल वेलोसिटी की। सो टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब आता है जैसे कि मान लीजिए अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ठीक है? अब अर्थ की तरफ अगर ऑब्जेक्ट गिर रहा है, अगर हम एटमॉस्फेयर कंसीडर नहीं करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल करेगा, उस पे जो फोर्स एक्ट होगा वो एमजी एक्ट होगा। बट एक्चुअल में जब अ, अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फॉल हो रहा होता है, तो वहां पर
एयर मौजूद है, एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट में लगता है एक ड्रैग फोर्स। क्या लगता है? एक ड्रैग फोर्स, यानी कि एक फोर्स लगता है जो इसको रोकने की कोशिश करता है और ये फोर्स जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। तो होता क्या है कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि उस समय जब हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे फॉल कराया है, एटमॉस्फेयर मौजूद है, सब चीज़ मौजूद है, यानी कि किसी एक फ्लूइड में वो ड्रॉप कराया जा रहा है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, इस चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, क्या है? स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, इसको ड्रॉप कराया जाता है फ्लूइड में, तो शुरुआत में तो ये एक्सेलरेट होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जिस समय उसको ड्रॉप कराया जाता है, उसपे mg फोर्स लगता है, जिससे कि ये एक्सेलरेट होती है और जैसे ही एक्सेलरेट होती है, ये मूव करने लगती है, तो इसके मूवमेंट की वजह से इसमें एक ड्रैग फोर्स लगता है, यानी कि एक अपोजिंग फोर्स लगता है, रेजिस्टिव फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन पर। और फिर जैसे ही इसकी वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ती है, तो जो इस पे ड्रैग फोर्स लगता है, वो इस पे डाउनवर्ड लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाता है। और जैसे ही इस चीज़ पर ये जाकर बराबर होता है, तो जो नेट फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में, वो हो जाता है 0। यानी कि इसके बाद अब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ना तो बढ़ेगी, ना तो घटेगी। क्योंकि ये जो ड्रैग फोर्स आ रहा है, वो इस ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से ही आ रहा है। तो कभी भी या ये जो ड्रैग फोर्स है, वो mg से बड़ा नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इस तरीके के मोशन पे ये जो ड्रैग फोर्स है, वो mg से कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये जो ड्रैग फोर्स है, वो तभी अपीयर हो रहा है जब ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है अपने आप को, जब जैसे उसने एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी आई। तो बेसिकली वेलोसिटी की वजह से ये ड्रैग फोर्स आ रहा है। तो सर्टेन वेलोसिटी पर ड्रैग फोर्स कुछ होगा, जैसे-जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स बढ़ता जाएगा। अब एक ऐसा समय आया जब ये जो देखो ड्रैग फोर्स है, वो पहले थोड़ा कम था, अब वेलोसिटी बढ़ी है तो थोड़ा ये बढ़ गया और इसके बढ़ने पर ये एक ऐसी वैल्यू तक पहुँच गया जो कि इसके वेट के बराबर है। तो इस समय इस ऑब्जेक्ट पर, इस स्फेरिकल बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, वो 0 हो गया। तो उस समय जो वेलोसिटी होती है इस ऑब्जेक्ट की, जिससे फर्दर उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती, वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड। तो हम यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी को मानते हुए चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपने ये देखा कि विद एन इंक्रीज इन स्पीड द विस्कस फोर्स इंक्रीजेस एंड सून इट बैलेंसेस द वेट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का वेट है उसके बराबर हो जाता है ड्रैग फोर्स, और उस समय जो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की होती है वो कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि उससे ज्यादा अब वो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी उसकी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हमें मिलती है 2/9 आर स्क्वायर टाइम्स रो माइनस सिग्मा टाइम्स जी डिवाइडेड बाई ईटा। और ये जो निकल कर आया है फॉर्मूला, ये निकल कर आया है एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी के लिए। तो आर यहां पर क्या है? आर है रेडियस ऑफ द फॉलिंग बॉडी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फॉलिंग बॉडी। सिग्मा क्या है? ये है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हर एक चीज आपको पता चल गई कि टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी कितनी होगी। फिर बात आती है स्टोक्स लॉ की। So Stokes proved that for a small spherical body of radius r moving with a constant speed v, जिसको कि हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, थ्रू अ फ्लूइड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, जो इस पे विस्कस फोर्स लग रहा होता है, जो इस पे विस्कस फोर्स लग रहा होता है, वो F बराबर 6 पाई ईटा आरवी होता है। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया, वो किस चीज का निकल कर आया कि जब एक स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका की रेडियस r है, वो एक टर्मिनल वेलोसिटी v के साथ ड्रॉप कर रहा है नीचे की तरफ या फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, उस समय जो विस्कस फोर्स लग रहा होता है, ठीक है? टर्मिनल वेलोसिटी के दौरान जो उसपे विस्कस फोर्स लग रहा होता है, यानी कि मैक्सिमम ड्रैग फोर्स जो उसपे लगता है, वो F बराबर 6 पाई ईटा आरवी होता है। V है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी, R है रेडियस, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पाई और 6 कांस्टेंट है।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो की तरफ। फ्लो, अभी अब पानी या फ्लूइड कुछ भी है वो रुका नहीं है। गैस, फ्लूइड किसी भी तरीके का है, वो अब है फ्लो में है। So flow of a fluid is said to be streamlined if each element of fluid passing through a particular point travels along the same path with exactly the same velocity as that of preceding element। यानी कि अगर इस पॉइंट पर आप मेजर करें, इस पॉइंट पर मेजर करें कि यहां से गुजरने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी में दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां पर जब आप मेजर कर रहे हैं इस पॉइंट पर यहां से गुजरने वाले हर पार्टिकल की वेलोसिटी, तो वो अगर सेम है, अगर वो सेम है तो हम बोलेंगे कि ये जो फ्लो है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। यानी कि यहां से गुजरने वाले इस जो यहां से गुजर चुका और जो गुजर रहा है और जो गुजरने वाला है, सबकी वेलोसिटी अगर सेम है तो हम बोलते हैं इस तरीके के फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये जो सेकंड वाली आप इमेज देख रहे हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो का। वहीं पर जब आप किसी पॉइंट पर वेलोसिटी मेजर करने की कोशिश करें और वेलोसिटी हर समय पर बदल रही हो उस पॉइंट पर, वहां उस पॉइंट से गुजरने वाले फ्लूइड की, वो फ्लो हमारा टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। तो टर्बुलेंट फ्लो इज द वन इन व्हिच द मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इज डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर। फिर है क्रिटिकल वेलोसिटी। So for a fluid, the critical velocity is that limiting velocity of the fluid flow up to which the flow is streamlined and beyond which the flow becomes turbulent। तो आपने दो तरीके के अभी फ्लो देखे, एक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा बदलता कब है? जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो पे कब बदल जाता है? तो उसके लिए एक वेलोसिटी होती है कि अगर इतनी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से उस फ्लूइड को फ्लो कराया जाएगा, तो वो स्ट्रीमलाइन्ड की जगह पर बिहेव करने लगेगा एज़ अ टर्बुलेंट फ्लो। तो फॉर अ फ्लूइड, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो अप टू व्हिच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन्ड। यानी कि उस लेवल तक, उस वेलोसिटी की वैल्यू तक जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन्ड है। जैसे ही उससे ऊपर जाते हैं, जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। तो द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय। यानी कि अगर हमने एक ट्यूब मानी है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब, जिसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर, इस पे जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यानी कि इस फ्लूइड की जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ईटा है और जो डेंसिटी है वो रो है। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल कर आता है वो होता है ईटा आर ई बाई रो आर। अब यहां पर जो ईटा है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो रो है वो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये जो आर ई है उसको बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर और जो स्मॉल आर है वो है रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये जो ट्यूब है वो हॉरिजॉन्टल ट्यूब हमारी सिलिंड्रिकल शेप की है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सर्कुलर है। तो वहां से हमने देखा कि जो इसका रेडियस होगा वो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसका कुछ रेडियस होगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है। तो वो रेडियस स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये हमें मिल जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इसको जरा ऐसे सोचिए कि अगर आपके पास एक पाइप हो, जिससे कि आप पानी भरते हैं, उस पाइप में अगर आपने एक तरफ से 1 लीटर पानी डाला, तो दूसरी तरफ से 1 लीटर पानी ही बाहर आना चाहिए। हाँ या ना? कब बाहर आएगा 1 लीटर पानी? एग्ज़ैक्टली 1 लीटर पानी, जब अंदर किसी तरीके का लॉस ना हो। दूसरी चीज़, ऐसा ना हो रहा हो कि आपने इधर से जो फ्लूइड भेजा, वो कंप्रेस हो जाए। ऐसा ना हो कि ये जो फ्लूइड है वो एक्सपैंड हो जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा विस्कस है, तो मूवमेंट ही ना हो रहा हो उसपे। तो देखिए, इस तरीके की चीज़ के लिए हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा फ्लूइड हो जो कि आइडियल हो, यानी कि नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो और उसको एक ट्यूब से पास कराया जा रहा है जिसका कि
जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिफरेंट हो। जैसे इस तरफ A1 है और दूसरी तरफ A2। अगर इस तरफ से जो फ्लूइड है वो V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है और इधर V2 वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, तो हमें एक इक्वेशन मिलती है A1 V1 बराबर A2 V2। ये आपने जो फ़ॉर्मूला देखा होगा उसको आप बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी। इसमें एक और चीज़ को हम इंक्लूड कर सकते हैं और वो है डेंसिटी। कि लेट अस सपोज़ कि ये जो पूरा हमारा अरेंजमेंट है, इस पे जो इस तरीके के वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एक पाइप है, इसमें इधर से जो फ्लूइड गया वो एंटर कर रहा है A1 वाले एरिया से विद वेलोसिटी V1 और इस समय जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो ρ1 है। यहाँ बीच में कोई एक ऐसी चीज़ लगी हुई है जैसे कि मान लीजिए हीट किया जा रहा है इसको जिससे कि इसकी जो डेंसिटी है वो बदल जा रही है और बाहर जो हमें डेंसिटी मिल रही है वो ρ2 मिल रही है इस तरफ, सेकंड की तरफ वेलोसिटी V2 यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और जो डेंसिटी मिल रही है वो ρ2 है। तो उस केस में जो इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी मिलेगी हमें वो हो जाएगा A1 V1 ρ1 बराबर A2 V2 ρ2। तो यहाँ पर जो ρ1 और ρ2 है वो है रिस्पेक्टिव डेंसिटीज़ ऑफ द फ्लूइड। अब ये जो इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी है, वो इस बात पर बेस्ड है कि जो मास है वो कंजर्व्ड रहता है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटीन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इफ द फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग इज इनकंप्रेसिबल, यानी कि अगर फ्लूइड जो है वो इनकंप्रेसिबल हुआ यानी कि डेंसिटी उसकी ना बदल बदल सके, ना तो एक्सपैंड हो सके, ना तो कंप्रेस हो चुके, ऐसा कुछ नहीं अगर हो, तो जो डेंसिटी है वो बराबर हो जाएगी, जितनी एंटर कर रही है और जितनी बाहर निकल रही है। दोनों ही जगह पर जो डेंसिटी बराबर होने की वजह से हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाता है A1 V1 बराबर A2 V2 जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि AV बराबर कांस्टेंट। तो किसी भी जगह पर आप उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो जो वो है क्या कहते हैं फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके लिए हो जाएगा AV बराबर कांस्टेंट। अब इतना जो हम लोग ने पूरा डिस्कशन किया है, ये पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ इस असम्पशन पर है कि ये जो हमारा फ्लूइड है, वो स्ट्रीमलाइन्ड फ्लो पर है। फ्लूइड कैसा है? आइडियल है, नॉन विस्कस है, यानी कि इस पे विस्कोसिटी नहीं है। तो ये पूरा डिस्कस इन असम्पशन पर बेस्ड है। इसके अलावा अगर फ्लूइड किसी तरीके का दिया होगा, तो हम इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर ऐसा असम्पशन नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो है फॉर एन आइडियल फ्लूइड, नॉन विस्कस है। तो A1 V1 ρ1 बराबर A2 V2 ρ2 हो गया और इस पे भी फिर एक और कंडीशन लग गई अगर कि इनकंप्रेसिबल है। कैसा है? इनकंप्रेसिबल है। तो ρ1 बराबर ρ2 हो जाएगा और A1 V1 बराबर A2 V2 निकल कर आता है जिसको कि आप ज़्यादातर बुक्स में पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड की। तो जब भी कोई लिक्विड फ्लो हो रहा होता है उसपे 3 तरीके की एनर्जीज़ मौजूद होती हैं। एक तो होती है प्रेशर एनर्जी। सो प्रेशर एनर्जी सबसे पहले क्या होती है उसको देखते हैं। If P is the pressure on the area A of a fluid and the liquid moves through a distance L due to this pressure, then जो प्रेशर एनर्जी होगी वो हो जाएगी वर्क डन के बराबर और वर्क डन हमारा निकल कर आता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम फोर्स कैसे निकालेंगे? फोर्स निकाल सकते हैं किसी इंस्टेंट पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पे मल्टीप्लाई कर दें प्रेशर का, तो ये हो गया फोर्स और इस पे मल्टीप्लाई जब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का तो हमें मिल जाएगा वर्क डन और यही हो जाएगा प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड। यानी कि अगर देखा जाए तो एएल क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया और उस फ्लूइड ने जितनी डिस्टेंस कवर करी है, जितनी लेंथ कवर करी है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो हो जाएगा एल, ठीक है? तो ए टाइम्स एल बन गया वॉल्यूम। तो इफ पी इज द प्रेशर ऑन द एरिया ए ऑफ अ फ्लूइड और जो लिक्विड है वो मूव किया इस वजह से अ डिस्टेंस एल, इस प्रेशर की वजह से डिस्टेंस एल उसने अगर मूव किया, सो प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड हो जाएगा वर्क डन के बराबर यानी कि फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो जो कि बन जाएगा P टाइम्स एएल। अब क्योंकि जो एएल है वो है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बनेगी, यानी कि प्रेशर एनर्जी देखो क्या हो गया P टाइम्स एएल और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यानी कि एएल से डिवाइड कर दिया, एएल से एल कैंसिल आउट यानी कि P के बराबर निकल कर आ गया। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया P।
अब इस पे दूसरी तरीके की जो एनर्जी आती है वो है काइनेटिक एनर्जी। इफ अ लिक्विड ऑफ मास m एंड वॉल्यूम v इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी v, देन जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो हाफ mv स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी का यही एक एक्सप्रेशन होता है। बट इसको हम लोग इस फ्लूइड के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या करें, अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड निकालने की कोशिश करें, क्या? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड निकालने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स m बाई v v स्क्वायर, यानी कि m बाई v बन जाएगा रो, तो हाफ रो v स्क्वायर। तो हियर जो रो है वो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और v है वॉल्यूम। फिर अगली जो तरह की एनर्जी है इस पे वो है पोटेंशियल एनर्जी। कैसी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इफ अ लिक्विड ऑफ मास m इज एट अ हाइट h फ्रॉम द रेफरेंस लाइन h बराबर 0, यानी कि अगर यहाँ पर हम सपोज करें कि बीच में कोई एक सेक्शन है फ्लूइड का और वो इस रेफरेंस लाइन h बराबर 0 से h हाइट पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। और इसको भी अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड निकालें, तो ये हो जाएगा m बाई v gh, यानी कि रो gh। तो हमें 3 तरीके की एनर्जी यहाँ पर मिल गई। एक तो है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यानी कि हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यानी कि रो gh। सो इन्हीं एनर्जीज को इस्तेमाल करते हुए बर्नौली का एक प्रिंसिपल ये कहता है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉर स्टेडी फ्लो, सबसे पहले तो देखिए स्टेडी फ्लो की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? स्टेडी फ्लो, यानी कि टर्बुलेंट के लिए ये सारी चीजें डिफाइंड ही नहीं है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये सारी चीजें डिफाइंड ही नहीं है। तो फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकंप्रेसिबल, देखिए इनकंप्रेसिबल दे दिया दूसरी कंडीशन। पहला तो स्टेडी फ्लो है, दूसरा कंडीशन क्या है? इनकंप्रेसिबल हो। तीसरी कंडीशन क्या है? नॉन विस्कस फ्लूइड हो, यानी कि उसकी विस्कोसिटी है ही नहीं। अगर आपने हल्का सा इधर से ऐसे लिक्विड को डाला तो वो अपने आप उधर निकल जाएगा। नॉन विस्कस फ्लूइड है, थ्रू अ ट्यूब या फिर पाइप। तो जो टोटल एनर्जी होती है, जिसमें कि हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का सम लेते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट मास भी अगर हम निकालना चाहें, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द फ्लो प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ द फ्लूइड अलोंग द फ्लो, यानी कि यहाँ पर ना तो छेद हो, ना तो यहाँ से कोई एक ऐसा पाइप लगाओ जिससे कि पानी या जो मतलब फ्लूइड है वो एंटर कर रहा हो, ना तो यहाँ पर कोई ऐसा चीज हो जिससे कि फ्लूइड बाहर जाए इस तरफ से, ना तो इधर से एंटर करे। तो ये कंडीशन है। कंडीशन पहले फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या है कि सबसे पहले बात तो स्टेडी फ्लो होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए फ्लूइड, नॉन विस्कस होना चाहिए। अगर ऐसा है, साथ में अगर हमने कुछ ऐसी ट्यूब मानी है और इसमें बीच में ना तो कोई सोर्स है ना तो सिंक है, तब जाकर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट मास वो कांस्टेंट होती है एट ऑल द पॉइंट। तो मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो यहां पर अगर आप देखें कि इस डायग्राम में जहां से एंटर कर रहा है फ्लूइड वहां पर प्रेशर P1 है, एरिया A1 है इसका, इस पाइप का, और जो वेलोसिटी है यहां पर अगर V1 है और ये है एट हाइट h फ्रॉम द रेफरेंस, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, ये हो गया टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये बराबर होगा यहां पर अगर P2 प्रेशर हो, A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वेलोसिटी V2 है और हाइट जो है वो h2 है। तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 इसके बराबर होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम देखें, ये हो जाएगा P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये जो ऐसे P लिखा है, P1 लिखा है, ये प्रेशर है। प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम है और यहां पर भी ये प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम ही है। तो आप चाहे कैपिटल P लिखें, चाहे स्मॉल p लिखें, ये पता होना चाहिए लिखा क्या है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो कैपिटल P है या जो स्मॉल p है, वो एक ही चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो है प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर स्मॉल p का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम और ये भी प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम है।
तो इसको अगर हम क्या करें, जो ये रो जी है, इससे डिवाइड कर दें। क्या किससे? रो जी है, इससे अगर हम डिवाइड कर दें, तो P बाई रो जी प्लस H प्लस V स्क्वायर बाई 2G ये कांस्टेंट के बराबर निकल कर आ जाएगा। अब ये जो H है, ये एक हाइट है, यानी कि P बाई रो जी इसकी भी जो डायमेंशन होगी वो इस H के डायमेंशन के बराबर होगी, यानी कि लेंथ के बराबर ही होगी। इसी तरीके से V स्क्वायर बाई 2G इसकी भी जो डायमेंशन होगी वो H के डायमेंशन के बराबर होगी। तो यहां पर V स्क्वायर बाई 2G को बोला जाता है वेलोसिटी हेड। क्या बोला जाता है? वेलोसिटी हेड। जो P बाई रो जी है उसको बोला जाता है प्रेशर हेड। अब हम लोग बढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स से क्या मतलब है कि अगर आपने एक बॉटल लिया और उस पे छेद कर दिया नीचे से, तो या कोई मग लिया उस पे नीचे से छेद कर दिया, तो पानी किस तरीके से बाहर तरफ आएगा, या जो फ्लूइड है वो किस तरीके से बाहर तरफ आएगा, ये चीज हमें बतानी है। सो द वर्ड इफ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो। जो फ्लूइड बाहर तरफ इस तरीके से छेद से बाहर जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इफ्लक्स। तो द वर्ड इफ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो। कंसीडर अ टैंक containing a liquid of density rho with a small hole in its side at a height y1। यहां पर हमने माना कि इस पे एक y1 हाइट पर होल है, और ये हम हाइट कहां से मेजर कर रहे हैं? फ्रॉम द बॉटम। साथ ही में जो एयर है अबव द लिक्विड, इस लिक्विड के, ये ब्लू कलर से जो लिक्विड दिख रहा है इसके ऊपर जो एयर है उसकी मतलब इंटरफेस जो है, एयर और लिक्विड का जो इंटरफेस है, आप ये बोल सकते हैं सीधे, वो है y2 हाइट पर। और इसकी वजह से यहां पर हम देखें तो इफ्लक्स कितना आ रहा है, उसके लिए एक और चीज हम अगर यहां पर कंसीडर करते हैं कि इस गैस का जो प्रेशर है इस जगह पर, वो पी है। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि यहां पर अगर वेलोसिटी जो है v2 और यहां पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है और यहां पर a2। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, इधर a1 इधर a2, तो होगा क्या कि जो v2 है, ठीक है, वो हो जाएगा a1 बाई a2 बराबर सॉरी a1 बाई a2 टाइम्स v1। अब क्योंकि जो सेकंड वाला एरिया है ये वाला, वो इस छेद से बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि इस छेद के क्रॉस सेक्शनल एरिया से बहुत ज़्यादा बड़ा है A2, तो A2 इज़ मच मच ग्रेटर देन A1, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा कि A1 बहुत छोटा है एज़ कंपेयर टू A2, तो ये टर्म जो है A1 बाई A2 वो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, जिससे कि V2 भी हमें मिल जाएगा 0 के बराबर। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, बर्नौलीज़ इक्वेशन अगर हम लगाएँ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर, और ये देखें कि यहाँ पर जो P1 है, यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो ये हो जाएगा पीए प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 बराबर P प्लस, अब यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि प्रेशर P है, ये क्लोज्ड कंटेनर है। ये कैसा है? क्लोज्ड कंटेनर है। तो P प्लस हो जाएगा ये रो जी Y2। अब यहां पर इसको अगर हम क्या करें, देखें कि ये जो Y2 है और ये Y1 है, बॉटम से मेजर्ड है ये दोनों। अगर इनका डिफरेंस लेते हैं, यानी कि Y2 माइनस Y1 करते हैं, तो हमें मिलेगा H। और फिर हम क्या करें, इसको रीअरेंज कर दें और V1 निकाल लें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स V1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2GH प्लस 2 टाइम्स P माइनस PA बाई रो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो पूरा हमारा डेरिवेशन है वो इस बात को मानकर किया गया है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और यहाँ पर जो है वो कंटेनर ऐसे बंद है। और कंटेनर अगर ऐसे बंद है तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो P है। ये मानकर इसको पूरा सॉल्व किया गया है। अब क्या किया जाए, अगर यहाँ पर एक कंडीशन हम कुछ मान लेते हैं कि लेट अस सपोज जो प्रेशर है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने क्या किया हो, एक जैसे सोडा बॉटल है, सोडा बॉटल पर वो पूरा एकदम क्लोज़्ड है, आपने उसपे ऐसे छेद कर दिया। उस तरीके की सिचुएशन के लिए क्या होगा, ये जो 2GH वाला टर्म है उसको इग्नोर किया जा सकता है।
क्योंकि अब ग्रेविटी वाला जो इफ़ेक्ट है बहुत कम हो जाएगा। P अगर मच मच ग्रेटर देन है PA के, तो जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, वो इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर मौजूद है, उससे डिसाइड होगा और V1 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स P माइनस PA बाई रो। अगर वहीं पर जैसे वो बॉटल है, बॉटल को आपने क्या किया ढक्कन ऐसे खोल दिया और छोड़ दिया उसको और नीचे छेद कर दिया। या अगर कुछ ऐसा कप है, आपने इस पे नीचे से छेद कर दिया। तो क्या हो रहा है कि इस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर हो गया। तो P PA के बराबर हो जाएगा और उस केस में जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है, वो आपका V1 बराबर रूट टा 2gh निकल कर आ जाएगा। V1 बराबर रूट 2gh। अब हम लोग देख रहे हैं बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ उसके एप्लीकेशंस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे एक्शन ऑफ कार्बोरेटर, पेंट गन, सेंट स्प्रेयर, एटमाइज़र, इंसेक्ट स्प्रेयर ये सब बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सो जैसे बंसन बर्नर है, गैस बर्नर है, ऑयल स्टोव है, एग्ज़ॉस्ट पंप है, ये भी बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। मोशन ऑफ स्पिनिंग बॉल, जिसमें कि जैसे फुटबॉल किक करते हैं और वो एक स्ट्रेट पाथ में जाने की बजाय ऐसे कर्व्ड पाथ पर जाती है। वो भी बेस्ड है बर्नौलीज़ थ्योरम पर, जिसको कि हम लोग मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। छतों का उड़ जाना जब बहुत तेज हवा चल रही हो, या 2 पैरेलल मूविंग बोट्स, जब कुछ बड़ी बोट क्या होती हैं, पैरेलली मूव कर रही होती हैं, या छोटी बोट जैसे बहुत छोटी बोट, बड़ी बोट उस तरह वाली हो, सेल वाली जो बड़ी बोट हो, या फिर छोटी बोट हो और वो क्या कर रही हो, एक-दूसरे के बहुत पास से एक ही डायरेक्शन पर मूव कर रही हो। तो उस समय वो दोनों अपने आप पास आ जाती हैं। या फिर फ्लटरिंग ऑफ अ फ्लैग, फ्लैग का इस तरीके से लहराना, ये सब बर्नौलीज़ थ्योरम पर बेस्ड हैं, ये सारे बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग सरफेस टेंशन की तरफ। तो सरफेस टेंशन ये प्रॉपर्टी है किसी लिक्विड की, जिस पर कि वो क्या करता है, मतलब जिसकी वजह से वो क्या करता है कि उसकी जो फ्री सरफेस है, वो बिहेव करती है जैसे कि वो एक इलास्टिक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन हो। और सरफेस टेंशन की वजह से ही कोई भी जो लिक्विड है, वो अपना जो एरिया है, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो सरफेस टेंशन जो डिफाइन करते हैं हम लोग, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहां पर F क्या है? F है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑफ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन होती है न्यूटन पर मीटर, जिसको कि हम लोग जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻²। सो अब बात आती है सरफेस एनर्जी की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम उन चीज़ों को फ़ोकस कर रहे हैं जिससे कि प्रॉब्लम्स आती हैं आपके एग्ज़ामिनेशन में, और इसके लिए ही बहुत ज़्यादा हम लोग इस बात पढ़ने जा रहे हैं कि जो थ्योरी है वो कैसे डेवलप हुई, क्या कैसे हुआ, जो फ़ॉर्मूला है उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, इस पे ज़्यादा फ़ोकस है, क्योंकि क्रैश कोर्स है ये। तो सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सरफेस फिल्म ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोज़ीशन। तो व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड इज़ इंक्रीज़्ड, जब भी सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है किसी लिक्विड का, तो वर्क करना पड़ता है। क्यों ऐसी बात आई? आपने देखा होगा, लेट अस सपोज़ बैलून है, बैलून को अगर आपको क्या करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है, एक्सपैंड करना पड़ता है, तो आपको वर्क करना पड़ता है। वो आपको समझ पर आता है, फुलाते वक़्त जैसे मुँह पे ऐसे रख के उसपे अगर हम लोग हवा भरते हैं, तो हमें कुछ उसपे वर्क करना पड़ता है, ये समझ पर आता है। उसी तरीके से अगर बबल हम लोग को फुलाना होता है, सोप का यूज़ करके वो जो बबल फॉर्म करते हैं ना, वाटर बबल्स बनाते हैं, एयर बबल्स बनाते हैं। मतलब वाटर और सोप की हेल्प से फिर एयर बबल बनाते हैं। तो उसपे भी हम लोग को उस बबल को बड़ा करने के लिए उसके अंदर जो एयर है उसको ब्लो करना पड़ता है। तो जब भी किसी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है, अब क्योंकि जब बबल बन रहा है, एयर बबल बन रहा है जिसपे कि लिक्विड फिल्म है, तो लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो उस समय हमें वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स।
जो लिक्विड-लिक्विड के बीच में पार्टिकल्स हैं, उसके अगेंस्ट हमें अ, एक क्योंकि पार्टिकल-पार्टिकल के बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है, तो उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। तो ये जो वर्क है, वो स्टोर हो जाता है एज़ अ फॉर्म ऑफ एडिशनल सरफेस एनर्जी। तो अब हम यहाँ पर डिफरेंट-डिफरेंट सिचुएशन देख रहे हैं, कहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो बढ़ रही है या जो सरफेस एनर्जी है बेसिकली वो बढ़ रही है। तो इंक्रीज़ इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू बराबर हो जाता है वर्क डन के बराबर, जो कि बनता है एस टाइम्स डेल्टा ए। यानी कि सरफेस टेंशन का आप मल्टीप्लाई जब कर देते हैं, चेंज इन एरिया पर, तो आपको मिल जाता है कि जो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें कितना अंतर आया या आपने कितना वर्क किया है। डेल्टा ए जो है वो इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड है। तो अगर आप एक लिक्विड ड्रॉप को ब्लो कर रहे हैं, ठीक है? तो इफ अ लिक्विड ड्रॉप इज ब्लोन अप फ्रॉम द रेडियस R1 टू R2, देन वर्क डन इन द प्रोसेस, इसमें आप क्या करेंगे? W बराबर हो जाएगा S टाइम्स A2 माइनस A1। अब ध्यान दीजिए यहां पर, आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है। लिक्विड ड्रॉप यानी कि बूंद पानी की या किसी लिक्विड की। अब उसको इतनी से इतना अगर कर दिया गया, इतने से इतना अगर कर दिया गया, यानी कि इतनी छोटी ड्रॉप से इतनी बड़ी ड्रॉप कर दी गई, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो क्या होगा कि जब इसको ऐसे बढ़ा दिया जाएगा, जो सरफेस एरिया है अगर वो हो गया A2, इनिशियली जो सरफेस एरिया था वो A1 था। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा सरफेस टेंशन टाइम्स A2 माइनस A1। क्योंकि स्फेरिकल हम मानकर चलते हैं, तो ये बनेगा S टाइम्स 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब अगर क्या किया जाए, एक सोप बबल को अगर हमें बड़ा करना हो, तो ध्यान दीजिए, अब इस सोप बबल पर 2 इंटरफेस हैं। क्या है? 2 इंटरफेस। यानी कि हम उस सरफेस की बात करते हैं, जो कि इंटरफेस फॉर्म करते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है जब 2 तरीके के मटेरियल्स कहीं पर मिल रहे होते हैं, कोई ऐसी एक्चुअल कोई बाउंड्री नहीं होती है, बट हाँ, वो मिल रहे होते हैं। जैसे कि ग्लास में अगर आप पानी भर दें, तो ग्लास पे जो पानी भरा हुआ है, वो एयर के साथ भी तो टच में है। एक्चुअल में कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, तो एयर और वाटर इंटरफेस बोला जाएगा उसको। इसी तरीके से इस अगर आप एक एयर बबल या सोप बबल को देख रहे हैं, सोप बबल को, सो इसमें एक बाहर वाली सरफेस है जहां पर कि लिक्विड और एयर इंटरफेस है, और इसके जस्ट अंदर भी तो हवा भरी हुई है। तो अंदर वाली सरफेस है जहां पर कि लिक्विड और एयर इंटरफेस। तो जो सोप बबल है उसकी 2 फ्री सरफेसेस होती हैं, तो वर्क डन जब हम करेंगे इस सोप बबल को इसके साइज को बढ़ाने में फ्रॉम रेडियस R1 टू R2, W बराबर हो जाएगा सरफेस टेंशन टाइम्स 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। है वो वही 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, साथ में इस पे 2 का भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए यहां पर सरफेस एनर्जी किस चीज की? अगर आपने एक बड़ी सी ड्रॉप को स्मॉल n ड्रॉपलेट्स पर ब्रेक कर दिया, तो यहां पर भी तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है। अभी सोचिए जरा कि इतना ढेर सारा जो लिक्विड था वो एक सरफेस के अंडर था। अब यहां पर उसी पार्टिकल को छोटे-छोटे, 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 छोटे-छोटे पार्ट्स पर ब्रेक कर दिया। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, एक सिंगल पार्टिकल का नहीं, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि अब n टाइम्स हो गए सारे ये पार्टिकल्स, तो यहां पर एक का भले ही सरफेस एरिया छोटा हो, बट ओवरऑल सबका जो सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर भी जो सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है, यानी कि वर्क करना पड़ेगा। तो इफ अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इज स्प्लिट अप इनटू n स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑल ऑफ द सेम साइज, देन रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट जो होगा, हम ऐसे निकालेंगे कि बड़ी वाली का रेडियस अगर r है और छोटी वाली का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, तो दोनों का देखो वॉल्यूम तो सेम होगा ना। तो वॉल्यूम हम सेम कर देंगे कि 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बराबर n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। और उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r बराबर आ जाएगा कैपिटल R n टू द पावर -1/3। तो इस पे जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, यानी कि इस बड़ी सी ड्रॉपलेट को छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स पर ब्रेक करने के लिए, वो भी n ड्रॉपलेट्स पर, W बराबर हो जाएगा सरफेस टेंशन टाइम्स 4 पाई
एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां पर एस टाइम्स हो जाएगा 4 पाई r² बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा एन टू द पावर 1/3 माइनस 1, क्योंकि हमने आर की जगह पर ये जो आर है इसकी जगह पर इसको पुट कर दिया। वहीं पर अगर छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स हमारे पास मौजूद हो और उनको मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बन रही हो, सो इफ इस एन स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ रेडियस स्मॉल r each combined together as to form a single bigger drop of radius capital R, तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा n टू द पावर 1/3 स्मॉल r। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी मिनिमाइज कर रहा है। एनर्जी मिनिमाइज करने पे वो एनर्जी रिलीज करेगा, जो उसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो उसको रिलीज करेगा। तो डेल्टा यू बराबर निकल कर आता है एस टाइम्स 4 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल एन स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर कैपिटल आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर अ गिवन लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन टेंजेंट्स टू द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। द टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसको समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए पहले कि आपने कहीं पर देखा होगा कि जैसे कोई कोई पत्ता है या कोई सरफेस है जहां पर कि पानी अगर गिरता है तो उस पे पानी में चिपकता नहीं है, या कोई लिक्विड गिरता है उस पे चिपकता नहीं है, वो दिखता है हमें एज अ ड्रॉप, स्फेरिकल ड्रॉप। तो ऐसा फेनोमेना क्यों आ रहा है? एक्चुअली वो जो फेनोमेना आ रहा है वो इस एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से आ रहा है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट पूरी तरीके से डिपेंड करता है हमारा कि जो 2 मटेरियल्स हैं, जैसे कि एक तो हो गया लिक्विड और दूसरा वो सरफेस जिस पे कि उसको ड्रॉप कराया गया है, उनके बीच एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है। तो द वैल्यू ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बोथ। जिस सॉलिड पर वो गिरा है और जो लिक्विड है, या जो सॉलिड है और जो लिक्विड है जहां पर वो दोनों मिल रहे हैं, उस उस जगह पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बन रहा है। फॉर अ लिक्विड हैविंग कॉनकेव मेनिस्कस, तो यहां पर अगर आप देखें जैसे कि एक ग्लास है और उस ग्लास में एक तरीके का कोई फ्लूइड है और ये दूसरे तरीके का फ्लूइड है। एक में इस तरीके का मेनिस्कस फॉर्म हो रहा है और दूसरे में कुछ इस तरीके का, यानी कि एक में बल्जिंग दिख रही है लिक्विड की और एक में ऐसे डिप्रेशन। तो फॉर अ लिक्विड हैविंग कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है, जैसे ये है इसको कॉनकेव मेनिस्कस बोलेंगे। इस समय जो एडहेसिव फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स। तो आपको समझना होगा कि एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं और कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं। हम यहाँ कोहेसिव फोर्स लिक्विड की बात कर रहे हैं और एडहेसिव फोर्स लिक्विड और सॉलिड के बीच की बात कर रहे हैं। आपने अगर सेलो टेप यूज किया हो, सेलो टेप जानते हैं? वो ट्रांसपेरेंट जो आता है उसको चिपकाते हैं, या कोई भी टेप जिसको कि आप यूज करते हैं, उसको अगर आपने कभी गौर से उसका लेबल पढ़ा हो तो उसपे लिखा रहता है एडहेसिव टेप। या जो फेविकोल है वो एक तरीके का एडहेसिव है। फेविकोल आता है या कोई भी ग्लू आती है, वो सारे एडहेसिव हैं। क्यों एडहेसिव हैं? वो 2 अलग तरीके की चीज़ों को कंबाइन करते हैं। बात क्लियर हुई? तो एडहेसिव फोर्स का मतलब है कि जब सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो फोर्स लग रहा हो, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा हो, वो एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। वहीं पर जब फोर्स लिक्विड-लिक्विड के बीच में लगता है, लिक्विड-लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, वो उसका कोहेसिव फोर्स कहलाता है। तो फॉर अ लिक्विड हैविंग कॉनकेव मेनिस्कस जो एडहेसिव फोर्स होता है, यानी कि फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स। और उस समय जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वो थीटा के बराबर होता है। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो थीटा बन रहा है। यानी कि इस पे सॉलिड के रिस्पेक्ट में हमने ये एंगल देखा इस फ्लूइड का। वहीं पर अगर जो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स हो,
वहीं पर जो मेनिस्कस है वो कैसा है? कॉन्वेक्स हो। तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस में क्या होगा कि जो कोहेसिव फोर्स होंगे, वो ग्रेटर होते हैं एज़ कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो चिपकने नहीं पाता इस पे इसके साथ क्या कहते हैं सॉलिड के साथ। तो एडहेसिव फोर्स यानी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच का फोर्स कम रह जाता है एज़ कंपेयर टू जो फ्लूइड फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच कोहेसिव फोर्स है। तो इस समय जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमें मिलता है, वो ऑब्ट्यूस होता है यानी कि ग्रेटर दैन 90 डिग्री। ये जो थीटा की वैल्यू है, ये डिक्रीज़ होती है विद एन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि अगर कोई सरफेस है, सॉलिड सरफेस है और उसपे आपने देखा कि एक लिक्विड की ड्रॉप फॉर्म हो रखी है स्फेरिकल। इसका मतलब ये है कि अभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है? ऑब्ट्यूस है, ग्रेटर दैन 90 डिग्रीज़ है। वहीं पर अगर आप क्या करें उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो क्या होगा? जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो घट जाएगा, लेस दैन 90 डिग्रीज़ हो जाएगा, एक्यूट एंगल बन जाएगा और जो वो स्फेरिकल शेप की ड्रॉप थी, वो बिखर जाएगी और सॉलिड में चिपक कैसे जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय जो एडहेसिव फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएँगे यानी कि लिक्विड और जो सॉलिड है, वो आपस में ज़्यादा फोर्स के साथ बंध जाएँगे, एज़ कंपेयर टू लिक्विड-लिक्विड पार्टिकल्स जो आपस में बंधे हुए थे पहले। तो एक्सेस प्रेशर अगर हमें ओवर अ लिक्विड फिल्म निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? तो इफ अ फ्री लिक्विड सरफेस फिल्म इज प्लेन, देन प्रेशर ऑन द लिक्विड एंड द वेपर sides of the film are the same. Otherwise, there is always some pressure difference. तो इसको हम लोग देखिए डिफरेंट डिफरेंट केस में देखते हैं और केसेस के बेसिस पर आपको समझ पाएगा कि यहाँ पर एक्सेस प्रेशर से क्या मतलब है। तो एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप के लिए यानी कि पानी है पूरा, तो पानी है अगर उसकी जो इंटरफेस है वो कौन-सा होगा? सिर्फ एक इंटरफेस होगा लिक्विड और एयर वाला। अगर उस स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप का रेडियस स्मॉल r है, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप होगा P बराबर 2s/r, s जहाँ पर सरफेस टेंशन है। तो फॉर एन एयर बबल इन अ लिक्विड यानी कि एक लिक्विड है यानी कि जैसे टब है, टब में पानी भरा है, बकेट है, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर एक पानी का बुलबुला है। तो फॉर एन एयर बबल इन अ लिक्विड एक्सेस प्रेशर P बराबर हो जाएगा 2s/r। वहीं पर अगर एक सोप बबल है इन एयर, तो इस पे एक्सेस प्रेशर जो होता है वो होता है P बराबर 4s/r। R जहाँ पर इस स्फेरिकल शेप के एयर बबल का या सोप बबल का रेडियस है, S सरफेस टेंशन है। अब हम लोग बात करते हैं कैपिलरी राइज और कैपिलैरिटी। तो कैपिलरी राइज का एग्जांपल ही मैं पहले आपको दे देता हूँ। आपने देखा होगा जैसे दिया जलता है दिया, तो एक्चुअल में जो बत्ती होती है वो पूरी नहीं डूबी होती है। कुछ उसका पोर्शन लिक्विड से बाहर होता है। जब हम अ, उसको जलाते हैं बत्ती को, तो जो तेल ऊपर वाला होता है वो जलता है और उसको फिल करने के लिए थ्रू द बत्ती क्या होता है उसपे धीरे-धीरे जो तेल है वो ऊपर तरफ बढ़ता है। वो किस फिनोमेना की वजह से हो रहा है? कैपिलैरिटी की वजह से। वो जो हमारी उसकी बत्ती है उसपे बहुत ही पतली महीन, एकदम ऐसी पतली-पतली ऐसी उसपे ट्यूब्स जैसे, सिलिंड्रिकल ट्यूब्स जैसे फॉर्म होता है, दिखता नहीं है, बट वो ट्यूब्स जैसे फॉर्म हो रखा होता है। तो वही फिनोमेना कैपिलैरिटी है। जैसे कि वो होता है ज़मीन होती है, ज़मीन में भी कैपिलरीज़ फॉर्म हो जाती हैं, जिससे कि नीचे तक का पानी भी एटमॉस्फेयर में एस्केप करने लगता है। तो कैपिलैरिटी इज़ द फेनो या फिर आपने देखा होगा कि किसी कागज को अगर आपने एक तरफ गीला किया है तो वो जो फ्लूइड है वो फैलता जाता है। जैसे इंक है, इंक आपने एक तरफ अगर डाली तो वो फैल जाती है। वो भी कैपिलैरिटी की वजह से ही फैल रही है। तो कैपिलैरिटी इज़ द phenomenon of rise or fall of a liquid in a capillary tube as compared to that in surrounding liquid. The height h up to which a liquid will rise in a capillary tube is given by। अब यहाँ पर हम लोग जो कैपिलैरिटी वाले चीज़ें हैं उसके साथ
तो हम हर जगह पर ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कितनी हाइट तक वो जाएगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका बनाया गया, उसपे एक कैपिलरी ट्यूब की बात करी गई कि एक सिलिंड्रिकल ट्यूब अगर है हमारा और उसपे लिक्विड भरा हुआ है, बहुत पतली ट्यूब है, उसका रेडियस जो है वो बहुत कम है एज़ कंपेयर टू इट्स हाइट, तो कितनी हाइट तक उसपे लिक्विड ऊपर चढ़ सकता है? तो H बराबर हो जाएगा 2s cos थीटा बाई रो आर जी, जिसको कि हम लोग 2s बराबर कैपिटल R रो जी भी लिख सकते हैं। जहां पर स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है और जो कैपिटल R है वो है रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। ठीक है? सो जो राइज इन कैपिलरी ट्यूब होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, जिसको कि हम लोग ज्यूरेंस लॉ भी बोलते हैं, यानी कि कैपिलरी ट्यूब जितनी पतली होगी, लिक्विड उसपे उतना ही ज़्यादा ही राइज़ करेगा। इफ अ कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन लिक्विड इज टिल्टेड एट एन एंगल अल्फा, यानी कि वर्टिकल के साथ अगर ये कुछ इस तरीके से टिल्टेड हो, ऐसे वर्टिकल पर ना होकर अगर ये टिल्टेड हो, तो वर्टिकल जैसे हाइट एस थी, उतनी ही लेवल तक ये लिक्विड क्या करता है? राइज़ करता है। बट एक्चुअल में जो लेंथ है वो थोड़ी-सी बदल जाती है। तो वो जो एल होता है वो बराबर होता है एच बाई कॉस अल्फा, जहां पर अल्फा है कि इस कैपिलरी को कितना टिल्ट किया गया है। तो आइए अब इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग करते हैं। तो आइए अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर बाय 1 mm इज 2 जूल, द वर्क नेसेसरी फॉर स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट विद डबल द रेडियस एंड हाफ द लेंथ बाय 1 mm डिस्टेंस इज। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी एंड डी। चार ऑप्शन से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि अगर हम वर्क डन निकाल रहे हैं इन स्ट्रेचिंग अ वायर बाय 1 mm, वो 2 जूल है और हम जानते हैं वर्क डन निकाल सकते हैं हम हाफ टाइम्स वाई टाइम्स स्ट्रेन का स्क्वायर टाइम्स वॉल्यूम, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन होता है हाफ टाइम्स वाई टाइम्स स्ट्रेन स्क्वायर। तो W बराबर हो जाएगा 2 जूल बराबर हाफ टाइम्स वाई टाइम्स डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर टाइम्स ए एल। तो W बराबर हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एल। तो वर्क डन अगर हम निकालना चाहें यहां से, W प्राइम बराबर हो जाएगा वाई टाइम्स 4a टाइम्स डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एल बाई 2, क्योंकि अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि द वर्क नेसेसरी फॉर स्ट्रेचिंग अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट विद डबल द रेडियस। तो इसी वजह से यहां पर हमने डबल द रेडियस किया, तो एरिया 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और हाफ द लेंथ यानी कि लेंथ हमने आधी कर दी। इसी वजह से डब्ल्यू प्राइम लेकर इसको ऐसे सॉल्व किया गया, तो ये डब्ल्यू प्राइम बराबर निकल कर आया 8 टाइम्स वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2 एल। तो इसकी जगह पर वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2 एल की जगह पर हम पुट कर सकते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू प्राइम हो गया 8 टाइम्स 2 यानी कि 16 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Two rods of different materials having coefficient of thermal expansion alpha 1, alpha 2 and Young's modulus y1, y2 respectively are fixed between two rigid massive walls. The rods are heated such that they undergo the same increase in temperature. There is no bending of rods. If alpha 1 ratio alpha 2 is equal to 2 ratio 3, the thermal stress developed in the two rods are equal. तो y1 रेशियो y2 की वैल्यू कितनी होगी? ये चार ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी एंड डी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 3:2। तो थर्मल स्ट्रेस को अगर हम सिग्मा से लिखना चाहें, ये हो जाता है वाई अल्फा डेल्टा थीटा, जहां पर डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर। अब क्योंकि इसने यहां पर दे रखा है कि टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा अल्फा 2, rods are heated such that they undergo the same increase in temperature. There is no bending of the rods एंड द थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द टू रॉड्स आर इक्वल। ये यहां पर दे रखा है कि जो
थर्मल स्ट्रेस है दोनों के लिए वो बराबर है, यानी कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 होगी। तो हम y1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा बराबर कर देंगे y2 अल्फा 2 डेल्टा डेल्टा थीटा, क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है ना कि द रॉड्स आर हीटेड सच दैट दे अंडरगो द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर वो सेम है दोनों के लिए, दोनों का ही जो चेंज इन टेम्परेचर है वो सेम है। तो y1 बाई y2 बराबर हो जाएगा अल्फा 2 बाई अल्फा 1, यानी कि 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर टू कीप इट्स लेंथ कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए, बी, सी एंड डी। कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है ए, 2.2 इंटू 10 पावर 8 पास्कल। तो यहां पर क्या हो रहा है एक्चुअली? तो यहां पर क्या होगा कि जो यंग्स मॉडुलस है वो जैसे दे रखा है 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू दे दी, जो स्टील वायर की लेंथ है वो भी दे दिया, और जो चेंज इन टेम्परेचर है या राइज इन टेम्परेचर है वो भी दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मल स्ट्रेस हमें पता है सिग्मा बराबर होता है वाई अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा थीटा लिखिए चाहे। सो हेयर जो इक्वल प्रेशर अप्लाइड है या जो इक्वल प्रेशर जो नीडेड है, ठीक है, तो वो हो जाएगा इस पे वाई और डेल्टा टी की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू पुट करके प्रेशर बराबर 2 टाइम्स इंटू 10 पावर 11 इंटू 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 100। तो प्रेशर बराबर हो जाएगा 2.2 इंटू 10 पावर 8 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal rod of Young's modulus Y and coefficient of thermal expansion alpha is held at its two ends such that its length remains invariant. If its temperature is raised by T degree Celsius, the linear stress developed in it is। ऑप्शंस है यहाँ पर आपके पास ए, बी, सी एंड डी, चार ऑप्शंस हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ये जो गामा है आप उसको यंग्स मॉडुलस मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे गामा है ये भी इधर ये यंग्स मॉडुलस ही है ये, ठीक है। जो गामा है और वाई जो है वो यंग्स मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गामा अल्फा टी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय टी डिग्री सेल्सियस, तो हमें पता है चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बराबर हो जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी। इसकी जगह पर आ जाएगा एफ एल बाई ए वाई यहाँ पर यंग्स मॉडुलस है। तो स्ट्रेस बराबर हो जाएगा एफ बाई ए बराबर वाई टाइम्स अल्फा डेल्टा टी, यानी कि वाई अल्फा टी। अब यहाँ पर गामा दिया हुआ है, गामा यानी कि वही यंग्स मॉडुलस ही है। तो इससे आप समझिए कि वो किस चीज की बात कर रहा है। यंग्स मॉडुलस इधर गामा से लिखा गया, इधर वाई से लिखा गया, सेम ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, wooden block of mass m and density p is tied to a string. The another end of string is fixed to the bottom of a tank. The tank is filled with a liquid of density rho, जहां पर रो सॉरी विद ऑफ डेंसिटी सिग्मा, जहां पर सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन रो है, ठीक है। तो टैंक में जो लिक्विड फिल्ड है उसकी डेंसिटी सिग्मा है और सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन रो है, रो जहां पर डेंसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक थी। तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, ऑप्शन है आपके पास यहां पर ए, बी, सी एंड डी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल सा है कि फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं वुडन ब्लॉक का, तो क्योंकि वुडन ब्लॉक इस लिक्विड में अंदर मौजूद है, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पर फोर्स एक्ट हो रहा है, दूसरा क्योंकि ये अंदर है मौजूद है तो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन पर एक फोर्स लग रहा होगा जिसको कि अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि जो टेंशन है वो स्ट्रिंग अप्लाई करेगा इसको नीचे खींचने के लिए, तो टेंशन प्लस mg बराबर वी रो जी के हो जाएगा। वी जहां पर वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक है और ये क्योंकि पूरा ऐसे डूबा हुआ है, तो टी बराबर हो गया वी रो जी माइनस mg।
यहां पर अब क्या किया जाएगा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मास बाय रो, क्योंकि ये वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का है जो पूरा डूबा हुआ है, क्योंकि इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो टी बराबर हो गया एम बाई रो सिग्मा जी माइनस एम जी। एम जी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एम जी टाइम्स सिग्मा माइनस रो बाई रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो वेयर रो ऑयल इज लेस देन रो वाटर। तो यहां पर एक बॉल है जिसकी मटेरियल की डेंसिटी है रो। अब ये जो रो है ये ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा है जबकि वाटर की डेंसिटी से कम है। जहां पर रो ऑयल ऑयल की डेंसिटी और रो वाटर वाटर की डेंसिटी है। द ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल। अब जो ऑयल और वाटर है वो इमिसिबल है। तो इफ द एबव बॉल इज इन इक्विलिब्रियम इन अ मिक्सचर ऑफ दिस ऑयल एंड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लें कि ऑयल और वाटर की जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी वो कैसी होगी, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है तो ऑयल ऊपर होगा और जो वाटर है वो नीचे होगा। तो वाटर ऑयल ये तो नहीं हो पाएगा, वाटर ऑयल ये भी नहीं हो पाएगा। बची हमारे पास दो चीज, ऑयल वाटर और ऑयल वाटर। अब इसमें हमें बताना है कि ये जो बॉल होगी वो किस तरफ होगी। अगर आप गौर से देखें जो डेंसिटी है बॉल की वो बड़ी है एज कंपेयर टू ऑयल, यानी कि अगर सिर्फ ऑयल होता तो ये डूब जाती, सिर्फ ऑयल होता ये डूब जाती, बट क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम है तो वाटर में ये तैर जाती, यानी कि एक ही समय पर इसको डूबना भी होगा ऑयल में और पानी में तैरना भी होगा। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज हायर देन ऑयल सो वाटर विल बी ऑन लोअर साइड ऑफ बीकर, ऑल्सो बिकॉज रो ऑयल इज लेस देन रो बॉल इज लेस देन रो वाटर। तो जो बॉल है वो सिंक कर जाएगी ऑयल में बट वाटर में तैरेगी ऊपर ही एकदम, और वो यहां पर इस वाले डायग्राम पर सही से रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two mercury drops each of radius r merge to form a bigger drop. The surface energy of the bigger drop if T is the surface tension is। ऑप्शन है आपके पास यहां पर ए बी सी एंड डी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। दो मरकरी ड्रॉप थी, दोनों का जो रेडियस है वो आर है, ये दोनों मर्ज कर रही हैं और एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं। तो सरफेस एनर्जी क्या होगी बड़ी ड्रॉप की, टी यहां पर सरफेस टेंशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। मान लेते हैं कि आर जो है वो है रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब जो छोटी-छोटी 2 ड्रॉप जिनका कि रेडियस आर था वो मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही हैं और उस बड़ी ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप हो जाएगा 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 2 टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यानी कि आर बराबर हो गया 2 टू द पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल आर। तो सरफेस एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप बन जाएगा ई बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टाइम्स टी, जिसको कि आप यहां पर जो कैपिटल आर की वैल्यू है पुट कर सकते हैं। तो 4 टाइम्स 2 टू द पावर 2/3 ये बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पर आर का स्क्वायर, और ये बाकी बचेगा पाई आर स्क्वायर टाइम्स टी, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8/3 पाई आर स्क्वायर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a raindrop of radius 0.2 centimeter is falling through air with a terminal velocity of 8.7 meter per second. The viscosity of air in SI units is। डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ एयर है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ए बी सी एंड डी। ए है 10 टू पावर माइनस 4 पॉइज, बी है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 पॉइज, सी है 8.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 पॉइज और डी है 1.02 इंटू 10 पावर माइनस 3 पॉइज। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी। हमें पता है 6 पाई ईटा आरवी ये होता है किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला, मतलब कोई किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में लगने वाला विस्कस फोर्स, अगर
उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की रेडियस स्मॉल r हो और जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसकी v हो। ईटा जहाँ पर उसकी जो मीडियम है उसकी विस्कोसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, जो डाउनवर्ड फोर्स है और जो अपवर्ड फोर्स है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब टाइम्स g। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी डेंसिटी से। ठीक है, सॉरी 4/3 पाई r क्यूब रो, ठीक है, मुझे लगा ये रो लिखा हुआ है। रो पहले आ जाएगा ना, तो मतलब इसको और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी को, ठीक है? तो 4/3 पाई r क्यूब टाइम्स रो ये हो जाएगा मास और टाइम्स g हो जाएगा उसका वेट। अपवर्ड डायरेक्शन पर एक उस पे थ्रस्ट लग रहा होगा, अब थ्रस्ट ये बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब टाइम्स सिग्मा और इस पे g का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना वॉल्यूम तो डिस्प्लेस किया लिक्विड का या फ्लूइड का जिसका कि जो डेंसिटी थी वो सिग्मा थी। तो ये हो गया मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, इस पे जी का मल्टीप्लाई कर दिया, ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो गया, जो कि अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा, अपथ्रस्ट के बराबर होगा। तो वेट माइनस अपथ्रस्ट हो गया और इतना ही यहाँ पर जो है वो लग रहा होगा विस्कस फोर्स। तो ये बन गया 6 पाई ईटा आरवी। तो अगर रो की जगह पर रो वाटर रख दिया जाए और सिग्मा की जगह पर सिग्मा एयर, ठीक है? या रो एयर लिख दीजिए, कैसा भी लिख दीजिए। तो ईटा बराबर हो जाएगा 2 g r स्क्वायर p माइनस सिग्मा बाई 9v। तो ईटा बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 9.81 इंटू 0.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या-क्या दिया हुआ है हमें। रो एयर दिया हुआ है 1 और रो वाटर दिया हुआ है 1000। तो एक्चुअली क्या है कि सिग्मा की जगह पर रो एयर पुट कर देंगे और रो की जगह पर रो वाटर। तो ये बन यहाँ पर हमें मिल जाएगा 999 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 8.7। सॉल्व करेंगे इसको तो ईटा बराबर 10 पावर माइनस 3 पॉइज़ आंसर निकल कर आ जाएगा। सो आई होप जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं समझ पर आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।